एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट कोड है MPS2, बुक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। चलिए आइए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, यथार्थवादी एवं नव यथार्थवादी उपागम। पहला टॉपिक जानते हैं, यथार्थवाद क्या है। यथार्थवाद यह है कि चीजों जैसा है सच में वैसा ही दिखाया जाता है, ना ही कहानी कला या विचारों में ना तो बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। कहने का मतलब है जो हमारा यथार्थवाद है उसमें जो भी सच्ची कहानी होती है वैसा का वैसा ही दिखाया जाता है। इसमें कहानी कला को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जाता है और ना ही कल्पना को जोड़ी जाती है, ना ही कोई भी कल्पना को जोड़ी जाती है। इसमें आम लोगों का जीवन, उनकी समस्या और रोजमार्ग को दिखाया जाता है। इसमें जो यथार्थवाद है उसमें आम लोगों का जो भी जीवन होता है उनकी समस्या, रोजमार्ग, सच्चाई को दिखाया जाता है और बताया जाता है। इसका टॉपिक जानते हैं, पॉइंट जानते हैं। पॉइंट है फर्स्ट, सच को सच ही की तरह दिखाना। कहने का मतलब जो सच होता है समाज में उसको सच की तरह ही दिखाया जाता है। कोई भी कहानी हो उसको सच की तरह दिखाया जाता है। कल्पना और बनावट नहीं, इसमें कल्पना और बनावट या कहानी कोई भी नहीं की जाती। आम आदमी का जो जीवन होता है वैसे ही दिखाया जाता है। समाज की असली हालत, समाज में जो भी होता है उसकी असली हालत बताई जाती है। रोजमार्ग की बातें, इसमें रोजमार्ग जो भी होती है उसकी बातें बताई जाती है, कहानी बताई जाती है। दूसरा टॉपिक है एक यथार्थवाद या अनेक। यथार्थवाद को एक भी माना जा सकता है, उनके भी अनेक भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह से दृष्टि से देखते हैं। कहने का मतलब जो हमारा यथार्थवाद है उसको एक भी माना जा सकता है या अनेक भी, उसको हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस दृष्टि से हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट जानते हैं। दूसरा टॉपिक है एक यथार्थवाद। मूल रूप से यथार्थवाद का लक्ष्य एक ही है। कहने का मतलब जो मूल रूप है हमारा उसके यथार्थवाद, उसके हिसाब से लक्ष्य एक ही है यथार्थवाद का। जीवन और समाज को जैसा है वैसा ही सच सच दिखाना। हमारे जीवन में और समाज में जो भी कहानी होती है, कल्पना होती है, उसको वैसा है वैसा ही सच सच दिखाया जाता है। बिना सजावट और कल्पना के, बिना सजावट या कहानी कल्पना के दिखाया जाता है। यथार्थवाद ये है। टॉपिक है अनेक यथार्थवाद। अलग अलग समय, देश और परिस्थिति में यथार्थ दिखाने का तरीका बदलते रहते हैं, इसलिए इसके कई रूप हैं। कहने का मतलब है जो हमारा अनेक यथार्थवाद है इसमें यह बताया गया है कि अलग अलग देश में समय की परिस्थितियों के साथ ये बदलते रहते हैं, इसमें दिखाने का तरीका बदलता रहता है। इसके लिए इसके अनेक रूप हैं, जैसे सामाजिक यथार्थवाद, आलोचना यथार्थवाद, मार्क्सवादी यथार्थवाद। इनकी परिस्थितियों से जुड़े होते हैं तभी ये अनेक यथार्थवाद कहलाते हैं। दूसरा टॉपिक है प्राचीन परंपरा यथार्थवाद। प्राचीन परंपरा यथार्थवाद ये विचार या रचनाएं हैं जो जीवन को जैसा है वैसा ही दिखाने पर जोर देती है। इसमें समाज की रीति परंपराएं, नैतिक मूल्य, दैनिक जीवन, श्रम, सुख दुख को बिना कल्पना की अतिशयोगित प्रस्तुत किया जाता है। कहने का मतलब है जो हमारे प्राचीन परंपराएं हैं उनमें बताया गया कि बिना विचार रचनाएं या जीवन को जैसा है वैसा ही दिखाया जाता है। इसमें समाज की रीति परंपराएं, नैतिक मूल्य, जीवन, श्रम, सुख दुख की कल्पना को प्रस्तुत किया जाता है, बताया जाता है। इस धारा में राजा, प्रजा, परिवार, धर्म और सामाजिक कर्तव्य का सच्चा चित्रण किया जाता है। इसमें बताया गया कि इस धारा में, इस यथार्थवाद में कि राजा प्रजा का, उनके धर्म का, सामाजिक का, कर्तव्य का चित्रण किया जाता है, उनकी सच्चाई दिखाई जाती है। इस उद्देश्य में यह था कि लोगों को उनके वास्तविक जीवन और समाज से जोड़ना तथा सही गलत क्या पहचान करना। कहने का मतलब है लोगों को इसके जीवन से जोड़ना, समाज के और इनके सही गलत का फर्क बताना, पहचान करवाना। टॉपिक है समकालीन या आधुनिक यथार्थवाद या नव यथार्थवाद। समकालीन, पहला पॉइंट जानते हैं। वर्तमान समाज, राजनीतिक तकनीक जीवन से जुड़ा होता है। कहने का मतलब जो हमारा वर्तमान समाज है उसकी जो भी राजनीतिक तकनीक होती है उसके जीवन से जुड़ी होती है। दूसरा पॉइंट समाज की समस्या और सोच को दिखाता है। जो भी समाज की समस्या होती है उससे उसकी सोच को दिखाता है। थर्ड पॉइंट है समय के साथ बदलता रहता है, ये समय के साथ बदलता भी रहता है। दूसरा पॉइंट है साहित्य, कला, फिल्म सभी में प्रयोग किया जाता है। इसमें कहने का मतलब जो भी साहित्य, कहानी, कला, फिल्म होती है उसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट जानते हैं इसका। आधुनिक, पुराने मान्यताओं पर सवाल, जो पुरानी बातें होती है उन पर सवाल की जाती है। सेकंड पॉइंट है व्यक्ति को स्वतंत्रता पर जोर देते हैं, व्यक्ति का जो भी स्वतंत्रता होता है उस पर जोर दी जाती है। थर्ड पॉइंट है विज्ञान, तर्क और नवचार को महत्व देता है। जो विज्ञान का तर्क होता है उसका नवविचार होता है उसका महत्व दिया जाता है। 19वीं 20वीं सदी से जुड़ा होता है, ये 19वीं और 20वीं सदी से जुड़ा होता है। यथार्थवाद
कल्पना नहीं वास्तविक जीवन, इसमें कल्पना नहीं की जाती है, वास्तविक जीवन के बारे में बताया जाता है यथार्थवाद में। दूसरा पॉइंट, आम आदमी का जीवन सुख दुख, इसमें आम आदमी का जो भी जीवन की समस्या होती है, उनका सुख दुख होता है, वो बताया जाता है। थर्ड पॉइंट, समाज की सच्चाई को उजागर करता है, जो समाज की सच्चाई होती है उसको उजागर करता है, बताता है। 4 पॉइंट, सजावट या बढ़ा चढ़ाकर नहीं, इसमें सजावट नहीं और बढ़ा चढ़ाकर, सजावट की जाती है, बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जाता है। 9, यथार्थवाद, आम लोगों की रोजमर्रा की सच्चाई, जो आम लोगों की रोजमर्रा की सच्चाई को बताया जाता है। गरीब बेरोजगारी संघर्ष, गरीब का जो भी बेरोजगारी संघर्ष होता है वो बताया जाता है। भावनात्मक और सामाजिक यथार्थवाद, जो भी भावनात्मक और सामाजिक यथार्थवाद होता है वो बताया जाता है। फिल्म और साहित्य में अधिक प्रयोग, फिल्म और साहित्य में, कहानी में जो भी प्रयोग होता है वो बताया जाता है। टॉपिक है यथार्थवाद की प्रमुख अवधारणाएं। यथार्थवाद की प्रमुख अवधारणा यह है कि जीवन और समाज को जैसा है वैसा ही प्रस्तुत किया जाता है। कहने का मतलब जो हमारी यथार्थवाद की अवधारणा है वो बताता है कि जो जीवन है समाज में वैसे का वैसा ही दिखाया जाता है। व्यक्ति के वास्तविक जीवन, उनकी समस्या, संघर्ष, सुख दुख, गरीब और सामाजिक न्याय की सच्चाई दिखाती है। कहने का मतलब है जो हमारी व्यक्ति का जो वास्तविक जीवन होता है, उसके सुख दुख, समस्याएं, जो भी गरीबी है, जो भी होता है अन्याय, उनकी सच्चाई को दिखाया जाता है। यथार्थ कल्पना और आदर्श से दूर रखता है, यथार्थ जो होता है कल्पना और कहानी आदर्श जो होते हैं उनसे दूर रखता है। सत्य अनुभव और वास्तविकता पर बल देता है, जो सत्य अनुभव होता है उनके वास्तविकता पर चलने के लिए बल देता है। दूसरा पॉइंट जानते हैं इसका। राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित का यह मतलब है कि वह सब कुछ करता है जो देश और इसमें लोगों को भले के लिए जरूरी हो। कहने का मतलब जो हमारा राष्ट्रीय हित है वो सब कुछ काम करता है जो राष्ट्रीय देश के लिए भले के लिए जरूरी हो। इसमें देश की सुरक्षा, जनता की भलाई, आर्थिक विकास, सामाजिक एकता और देश की इज्जत शामिल होती है। ये राष्ट्रीय हित में देश की सुरक्षा, जनता की भलाई और आर्थिक विकास और सामाजिक एकता भी, देश की इज्जत भी शामिल होती है। सरकार जब कोई भी फैसला लेता है जो पूरे देश के मजबूत करता है, सरकार जो भी फैसला लेता है वो जो पूरे देश को मजबूत करता है और लोगों का जीवन बेहतर करता है, और लोगों का जो भी व्यक्ति का जीवन होता है वो बेहतर करता है, तो वे फैसले राष्ट्र के हित में होते हैं। जो भी फैसला होता है तभी वो राष्ट्र के हित में किया जाता है कि इंसान के, व्यक्ति का भला किसमें हो, सुरक्षा किससे हो, देश का सुरक्षा कैसे हो, राष्ट्रीय हित में ये बताया जाता है। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय शक्ति। राष्ट्रीय शक्ति वह क्षमता है जो किसी देश की मजबूत बनाती है। कहने का मतलब जो हमारा राष्ट्रीय शक्ति है वह क्षमता है जो देश को मजबूत बनाती है। इसमें सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति, जनसंख्या, विज्ञान, प्रायोगिक और संसाधन शामिल होते हैं। इसमें सैन्य शक्ति, आर्थिक विकास शक्ति, जनसंख्या, विज्ञान, प्रायोगिक संसाधन भी शामिल किए जाते हैं। यह दिखाती है कि देश अपने हितों की रक्षा कैसे करते हैं। इसमें यह बताया जाता है कि राष्ट्रीय शक्ति की हित की रक्षा कैसे होती है और दुनिया में प्रभाव बनाए रखने के लिए कितना समक्ष करना पड़ता है, और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कितना समक्ष करना पड़ता है उस पर प्रभाव रखने के लिए। चलिए अब दूसरा टॉपिक जानते हैं। टॉपिक है राष्ट्रीय शक्ति। राष्ट्रीय शक्ति यह है कि किसी देश की ताकत और क्षमता हो, इसमें वह अपने लोगों की सुरक्षा कर सके, निर्णय ले सके और दुनिया में सम्मान पा सके। यह ताकत कई चीजों से बनती है। कहने का मतलब जो हमारी राष्ट्रीय शक्ति है वो किसी देश की क्षमता और ताकत हो, इसमें वह अपने लोगों का सुरक्षा भी कर सकती है, निर्णय भी ले सकती है और सम्मान भी पा सकती है। और यह ताकत तो कई चीजों से बनती है। देश की अर्थव्यवस्था, सेना, शिक्षा, संसाधन और संस्कृति, जितना देश मजबूत हो और शिक्षित हो। कहने का मतलब है ये जो हमारा राष्ट्रीय है ये और भी मजबूत हो सकता है। जैसे बताया गया अर्थव्यवस्था से सेना, शिक्षा और संस्कृति जितना हो उतना ही मजबूत बनती है, संप्रद होती है, उतना ही उसकी राष्ट्रीय शक्ति ज्यादा होती है, उतना ही उसकी राष्ट्रीय शक्ति ज्यादा बढ़ती जाती है। दूसरा पॉइंट जानते हैं इसका। टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के यथार्थवादी उपागम के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यथार्थवाद उपागम कहता है कि दुनिया में देश अपने स्वार्थ और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं। कहने का मतलब जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनका जो भी दुनिया में होता है देश में अपने स्वार्थ और सुरक्षा के लिए होता है, ऊपर रखते हैं। हर देश अपनी ताकत बढ़ाने पर अपने
हित और सुरक्षित करते हैं। हर देश जो देश होता है अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने हित को सुरक्षित करते हैं, कोशिश करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में शक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक होते हैं उसमें शक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और कोई भी देश पूरी तरह भरोसेमंद नहीं होता। कोई भी जो हमारा देश होता है वो पूरा भरोसेमंद नहीं होता है, इसलिए देश को सतर्क रहना पड़ता है। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय है वो उसमें जो देश है वो भरोसेमंद नहीं रहता, इसलिए देश को सतर्क भी रहना पड़ता है। और संतुलन की नीति अपनाना जरूरी होता है। और जो संतुलन की नीति होती है उसको भी अपनाना जरूरी होता है, ताकि कोई देश बहुत ताकतवर ना हो, ताकि कोई भी देश हो वो बहुत ताकतवर ना हो जाए। यथार्थवाद में यह मान्यता है कि दुनिया में शांति तभी बनी रहती है। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय है इसमें यह बताएगा, जो हमारी यथार्थवाद है उसका मान्यता यह बताएगी कि दुनिया में शांति तभी रहती है जब देश के बीच ताकत या संतुलन बना रहा है। जब दोनों देश जो जैसे कि दो देश थे उसमें अंतर्राष्ट्रीय शक्ति हो, वो दोनों बराबर हो, इसलिए देशों की बीच ताकत का दो संतुलन भी बना रहे, ये बताया गया इसमें। दूसरा टॉपिक है संघर्ष का सिद्धांत। संघर्ष का सिद्धांत कहता है कि दुनिया में देश के बीच हितों का टकराव, कहने का मतलब जो हमारा संघर्ष का सिद्धांत है कहता है कि दुनिया और देशों के बीच हितों का टकराव और मुकाबला संभावित है, और मुकाबला भी संभावित है। इसलिए क्योंकि हर देश अपनी सुरक्षा और शक्ति बढ़ाता है, क्योंकि इसमें हर कोई देश अपनी सुरक्षा और शक्ति को बढ़ाता है। शक्ति संतुलन का सिद्धांत। शक्ति संतुलन का सिद्धांत कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तब तक रहती है जब देशों के बीच ताकत बराबर हो। कहने का मतलब है इसमें यह बताया गया है कि हमारे देश में शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति जब तक रहती है, सुरक्षा जब तक रहता है जब दोनों देशों के बीच ताकत बराबर हो। अगर कोई देश बहुत मजबूत हो या तो अन्य देशों को मिलकर संतुलित करते हैं। अगर कोई भी देश होता है वो मजबूत होता है, वो अन्य देशों को मिलकर संतुलित करता है, कोशिश करता है। इसमें दुनिया में शक्ति का संतुलन बना रहता है, इससे दुनिया में शक्ति का संतुलन बना रहता है और युद्ध के खतरे कम होते हैं, और इसमें युद्ध के खतरे को कम किया होता है। दूसरा टॉपिक है अवरोधों का सिद्धांत। अवरोधों का सिद्धांत कहता है कि कोई देश युद्ध या हमला तभी नहीं करेगा जब उसे पता है कि उसमें खिलाफ कड़ा जवाब देने वाला या नुकसान होगा। कहने का मतलब है अवरोधों सिद्धांत में यह बताया गया है कि कोई भी देश ऐसे हमला नहीं करेगा उसको जब पता होता है कि हमारे देश पे भी युद्ध या हमला हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसका मकसद है कि दूसरों को डराकर रोकना और देश में शांति बनाए रखता है। इसका मकसद ये होता है कि दूसरों को डरा के रखना और देश में शांति बनाए रखना। सो गाइस, मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को बहुत इजी लैंग्वेज में बताया है और लिखा है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में क्लियर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।